फॉरेन पॉलिसी क्या है? पहले तो आपको ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि फॉरेन पॉलिसी होती क्या है। देखिए, फॉरेन पॉलिसी इज बेसिकली अ सेट ऑफ गोल्स, ठीक है, और a set of policies, a set of goals are the guidelines, या बेसिकली इनको गाइडलाइंस भी कहा जाता है कि इट्स अ सेट ऑफ गाइडलाइंस फॉर द interaction of state with international community, are the guidelines for the conduct of state at international level। कि ये वो गाइडलाइंस होती हैं जिसकी मदद से रियासत बाहर की दुनिया के साथ अपना बिजनेस कंडक्ट करती है, इंटरेक्शन करती है। इट इज अ सेट ऑफ गाइडलाइंस for the conduct of business of state with outside world, with conduct of business at international level for the promotion of national interest of that state। ये एक पार्ट अभी मैंने आपको बताया कि सेट ऑफ गाइडलाइंस for the conduct of business of that state at international or with the outside world। अब उस आउटसाइड वर्ल्ड से या एट इंटरनेशनल लेवल से मुराद दूसरी रियासतें आ जाएंगी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आ जाएंगी, इवन नॉन स्टेट एक्टर्स आ जाएंगे, ठीक है। सो सेट ऑफ गाइडलाइंस फॉर द इंटरेक्शन ऑफ स्टेट एट इंटरनेशनल लेवल और विद आउटसाइड वर्ल्ड फॉर द प्रमोशन, दूसरा पार्ट इसका यह कि फॉर द प्रमोशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। बेसिक मकसद क्या है इस इंटरेक्शन का जो रियासत बाहर की दुनिया के साथ करती है? उसका बेसिक मकसद है उस रियासत के नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करना, फॉर द प्रमोशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट ऑफ दैट स्टेट। पहली नजर में इसको देखते हैं तो आपको परफेक्ट डेफिनेशन नजर आती है, लेकिन आप दूसरी नजर में इसको देखते हैं तो आपको लगती है थोड़ी सी बायस्ड नहीं है ये डेफिनेशन? बायस्ड इसलिए कि आपने लिखा जी फॉर द प्रमोशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट ऑफ दैट स्टेट। इसका मतलब ये कि एवरी स्टेट सर्वाइव्स for the promotion of its own interest, or the purpose of diplomacy or diplomatic conduct of every state is the promotion, entirely promotion of that state। जबकि हम ये भी जानते हैं कि ये दुनिया, आज की दुनिया ग्लोबलाइज्ड दुनिया है, इंटरडिपेंडेंट दुनिया है, कोई भी कंट्री आइसोलेशन में काम नहीं कर सकता। तो इस वजह से ये कहा जाता है कि यस, ये जो हमने डेफिनेशन लिखी है ये टू सम एक्सटेंट दिस इज अ बायस्ड डेफिनेशन। एग्जैक्ट डेफिनेशन कैसे बनेगी कि स्टेट्स, जब आप इसकी एक जनरल डेफिनेशन करेंगे वो क्या कर सकते हैं आप? A set of policy guidelines for the interaction of states at international level for the promotion of mutual interests of the state। इसका मतलब ये है कि आज के दौर में जो आपका फॉरेन पॉलिसी कंडक्ट है, जो आपका इंटरनेशनल कंडक्ट है, that should aim on the promotion of mutual interest। अगर आज के दौर में कोई भी रियासत जीरो सम, कोई भी रियासत अगर जीरो सम गेम की सूरत में सोचेगी तो वो सरवाइव नहीं कर सकती, उसकी फॉरेन पॉलिसी कभी कामयाब नहीं होगी। जो आज आप देख रहे हैं इंडिया के अंदर, जो आज आप देख रहे हैं यूएसए के अंदर, चाइना थोड़ी सी इंटरेक्टिव पॉलिसी तैयार कर रहा है। इन्वेस्टमेंट्स करो, इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू कुछ ना कुछ इकोनॉमिक लेवरेज अपनी यूज करके वहां पर उन कंट्रीज में अपनी सॉफ्ट पावर बना रहा है, वहां पर अपने आप को इंटीग्रेट कर रहा है। तो दे आर गिविंग समथिंग बट इन रिटर्न दे आर गेटिंग समथिंग हाई, समथिंग मोर। बट इफ इंडिया, अगर जिस तरह से देखें कि इंडिया बड़े अच्छे तरीके से जा रहा था, उसकी इकोनॉमी अच्छे तरीके से ग्रो कर रही थी, बट पिछले चंद सालों में खासतौर पर मोदी गवर्नमेंट के अंडर उसकी जो पॉलिसी है कि तमाम नेबरहुड के अंदर इंक्रोचमेंट्स, तमाम नेबरहुड के अंदर डोमिनेंस, हिजेमैनिक पॉलिसीज,
वो अब उसको एक नुकसान दे रहे हैं। और दिस सेम हैपेंस विद यूएसए, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट कहने का मकसद सिर्फ ये है कि आज के दौर में रियासतों का जो इंटरेक्शन है दैट शुड बी बेस्ड ऑन द म्यूचुअल इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट्स। समझ आ रही है? अच्छा जी, इस डेफिनेशन से आप चीज एक उठाएं तो आपको एक चीज नजर आती है कि रियासत की दोस्ती दुश्मनी, उसके अलायंसेस बनाना, पुराने अलायंसेस तोड़ के नए अलायंसेस बनाना, उसमें एक ही चीज कार फरमा होती है, एक ही इंपॉर्टेंट फैक्टर, वो है नेशनल इंटरेस्ट। अगर एक कंट्री देखता है कि जनाब एक नया मुल्क के साथ दोस्ती बनाते हुए मेरे कुछ इंटरेस्ट स्टेट के सर्व होते हैं, तो उसके साथ दोस्ती बना लेता है वो, ठीक है। सो एक चीज तो इसके अंदर ये है कि इंपॉर्टेंट फैक्टर है नेशनल इंटरेस्ट। देखिए, मैंने ये कहा है कि आज के दौर में फॉरेन पॉलिसी, किसी भी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी की बेसिक क्या है, बेस क्या है, वो नेशनल इंटरेस्ट है। इसका क्या मतलब है कि बेस नेशनल इंटरेस्ट? इसका मतलब ये भी है कि आज के दौर में फॉरेन पॉलिसी के अंदर आइडियोलॉजी, रिलीजन, एथिक्स, मोरालिटीज, इनका बहुत नेग्लिजिबल रोल है। कंट्रीज की फॉरेन पॉलिसीज के जो एलिमेंट्स हैं उसमें आइडियोलॉजी, रिलीजन, एथिक्स, मोरालिटीज, इनका बहुत ही नेग्लिजिबल मिनिमल रोल है। कंट्रीज के एक दूसरे के साथ दोस्ती ताल्लुकात उस कंट्री के जहां पर नेशनल इंटरेस्ट को सर्व कर रहे होंगे वहीं पर उनकी दोस्ती होगी। आप एग्जांपल देख लें, इंडिया यूएस सऊदी अरेबिया रिलेशन, इंडिया ईरान रिलेशंस, चाइना के रशिया के साथ, चाइना के टर्की के साथ, चाइना के किसी और रीजन में ताल्लुकात, या चाइना के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात भी देख लें। तो इसमें सिर्फ आपको इंटरेस्ट नजर आएंगे, जहां पर जिस कंट्री के इंटरेस्ट सर्व हो रहे हैं वो वहां पर जाकर अपने दोस्ती भी बनाते हैं, उसको सपोर्ट भी करते हैं, इम्पैक्ट है। और तीसरी जो चीज है, इस डेफिनेशन से मैं अखज कर रहा हूं ये चीजें, तीसरी चीज ये है कि फॉरेन पॉलिसी की स्ट्रेंथ या वीकनेसेस always are always decided by, are always emerge out of the strength or weakness of that country। उस कंट्री की नेशनल पावर से, उस कंट्री, वो कंट्री कितना स्ट्रांग है उतनी ही वो फॉरेन पॉलिसी लेवल के ऊपर स्ट्रांग होगा, उतने वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर स्ट्रांग होगा, उतनी उसकी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट होगी, स्ट्रांग होगी, वो एसर्टिव होगा, वो इन्फ्लुएंशियल होगा। अगर कोई कंट्री इंटरनली वीक है, उसकी इकोनॉमी वीक है, वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर लीस्ट एसर्टिव होगा। तीसरा पॉइंट रिपीट कर दे रहा हूँ कि फॉरेन पॉलिसी की स्ट्रेंथ always emerge out of, sorry, strengths or weaknesses of foreign policy always emerge out of strengths of or weakness of that state, of that country। कोई कंट्री अगर स्ट्रांग है तो उसकी फॉरेन पॉलिसी भी स्ट्रांग होगी, अगर कोई कंट्री वीक है तो उसकी फॉरेन पॉलिसी भी वीक होगी। ये मैंने आपको डेफिनेशन से तीन चार चीजें बता दी। अब आप आ जाए पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। हाँ जी, की ऑब्जेक्ट ये पढ़ना इसलिए अपनी पाकिस्तान के किसी बायलैटरल रिलेशन को डिस्कस करेंगे, उसकी डायमेंशंस को डिस्कस करेंगे, तो वहां पर ये हमारे माइंड में होना जरूरी है, ये समझना जरूरी है कि पाकिस्तान एक्चुअली what is that particular thing Pakistan is striving for, what particular thing Pakistan wants to achieve out of this relationship। तो इसलिए उसके लिए आपको की ऑब्जेक्टिव्स पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के पढ़ना जरूरी है।
देखिए ना, पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। यूएन के अंदर पाकिस्तान का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। हमारे कोई मोर देन 100 मिशन हैं अराउंड द वर्ल्ड जो डे एंड नाइट काम कर रहे हैं, जिनके ऊपर हम बिलियंस ऑफ रुपीज हमारा हर साल का बजट आता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर विजिट करते हैं, फॉरेन मिनिस्टर विजिट करते हैं बाहर। इस सब का कुछ ना कुछ मकसद होगा, जिसको हम कहते हैं की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। वो क्या है? पहला है जनाब, यूजिंग डिप्लोमेसी टू इंश्योर सिक्योरिटी, सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान। ये हमारा फॉरेन पॉलिसी का पहला ऑब्जेक्टिव है। देखिए अब इससे क्या मुराद है, यूजिंग डिप्लोमेसी टू इंश्योर सिक्योरिटी, सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान। देखिए हमेशा कहा जाता है कि डिप्लोमेसी है वो इट्स द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। आपकी एक तो आपने कर दिया जनाब साइंसेस में जाना, सिक्योरिटी पैक्ट्स में जाना, सिक्योरिटी के मुआहदात करना, एग्रीमेंट्स करना, जिसकी सूरत में आप आर्म्स की ट्रेड में जाते हैं, आप ऑफिसर्स की ट्रेनिंग कराते हैं, म्यूचुअल ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज होती हैं आपकी, नेवल एक्सरसाइजेज होती हैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं। ठीक है, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग एग्रीमेंट्स में आप जाते हैं दूसरे ममालिक से। तो एग्रीमेंट्स डिप्लोमेटिक भी होते हैं, पॉलिटिकल भी होते हैं, वो सिक्योरिटी रिलेटेड एग्रीमेंट्स भी होते हैं। जैसे पाकिस्तान शुरू में जब पाकिस्तान बना 1947 में, so in early years, the most important or one of the most important challenges that Pakistan was facing was the external security threat from Indian side. अब उसको डिटेक्ट करने के लिए हम अमेरिका के साथ हमने कोऑपरेशन बढ़ा ली, अमेरिका के साथ हमने सिक्योरिटी पैक्ट्स बना ली। फिर उसके बाद ये होती है कि आपकी जो डिप्लोमेटिक रिलेशन होते हैं दूसरे ममालिक के साथ, कि जहां पर भी आप कोई चैलेंजेस फेस कर रहे हो तो दूसरे ममालिक आपको सपोर्ट करें। देखिए आपके यहाँ एफएटीएफ का इशू है, ये एक आपका फॉरेन पॉलिसी का चैलेंज है। आपका उसमें आपको देखते हैं बहुत से ममालिक आपको सपोर्ट करते हैं। अगर चाइना, मलेशिया और टर्की की सपोर्ट ना होती तो आप एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में होते हैं। आप पिक्चर से वॉर्स के टाइम के ऊपर, प्रेशर्स के टाइम के ऊपर आपको आपके फ्रेंडली कंट्रीज आपको सपोर्ट करते हैं, आपके ऊपर कोई एग्रेशन हो रही है। देखिए कश्मीर का इशू इज ऑल अबाउट योर टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। हम इस वक्त, मैं ये मानता हूं कि हम कश्मीर के इशू के ऊपर हमें कोई खास कामयाबी नहीं मिली। ये जो हमारे फेलियर्स हैं कुछ कश्मीर के इशू के ऊपर, ऑफ कोर्स कुछ हमारी कामयाबियां भी हैं, लेकिन जो कुछ हमारी फेलियर है उसकी वजह ये है कि हमारी डिप्लोमेसी वीक है। डिप्लोमेसी क्यों वीक है हमारी? क्योंकि हम खुद एक वीक कंट्री हैं। इंडिया की उसके ऊपर क्यों कामयाबी है किसी हद तक? वो इसलिए है कि इंडिया हैज बीन एबल टू रिसीव maximum support from its friendly countries, including the major countries or the great countries, great powers. जिसमें से रशिया is there, China, France is there, UK is there, and United States of America is there. अगर इन 5-6 परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स इंडिया के खिलाफ होते या पाकिस्तान की सपोर्ट में होते तो इंडिया कभी भी इस किस्म का एक्शन ना कर सकता कश्मीर के अंदर। इंडिया को पता था, और अगर कर भी लेता तो इंडिया को प्रेशराइज इतना किया जाता कि उसको रिवर्ट करना पड़ता वो एक्शंस। So using your diplomacy for security, sovereignty and territorial integrity of Pakistan, पहला आपका। और ये हर कंट्री का, क्या दुनिया में भी छोटा मुल्क है, बड़ा मुल्क है, पावरफुल है, वीक है, स्ट्रांग है, हर मुल्क की फॉरेन पॉलिसी। अच्छा जी, नंबर 2 पे दूसरा हमारा जो की ऑब्जेक्टिव है वो है यूजिंग डिप्लोमेसी फॉर सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। देखो डिप्लोमेसी का हम कैसे इस्तेमाल करते हैं सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, इसके हम 2 पिलर्स, आपको पता है कि हमेशा एक रियासत के जो एक स्टेट के दूसरी स्टेट के साथ जो बायलैटरल इकोनॉमिक रिलेशंस हैं, जिसमें आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट लेकर आना, ट्रेड रिलेशनशिप, ठीक है। फिर सोशल डेवलपमेंट में जो आपकी सोशल सेक्टर, सोशल लेवल के ऊपर कॉपरेशन है। मैं आपको चंद मिसालें दूंगा, जैसे पाकिस्तान में सोशल डेवलपमेंट में यूएसए ने बड़ा रोल प्ले किया है, यूके ने बड़ा रोल प्ले किया है, यूरोपियन यूनियन रोल प्ले कर रहा है।
ठीक है, जिसमें एजुकेशन सेक्टर में वो देते हैं, डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए देते हैं, पॉवर्टी पॉवर्टी एलिवेशन के लिए हमें सपोर्ट करते हैं। ठीक है, ये वो चंद चीजें हैं। इसका पहला पिलर है आपके जो स्टेट के बायलेटरल रिलेशन है, दूसरे बायलेटरल इकोनॉमिक रिलेशन दूसरे ममालिक के साथ, दैट इंक्लूड्स अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज। आप कहते हैं ना कि जो चाइना सी पैक जो है वो दैट इज सिंबल ऑफ द पाकिस्तान चाइना रिलेशनशिप, तो बेसिकली दैट्स एन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। बायलेटरल ट्रेड है, बायलेटरल एड है, ठीक है, दैट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। फिर दूसरा इसका पिलर है जो आपकी रियासत की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो कोऑपरेशन है या जो आपका रिलेशनशिप है फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यूजिंग योर relationship with international institutions for the economic socio-economic growth and development of Pakistan, like UN है, UNDP एक रोल प्ले करता है, ठीक है। सोशल सेक्टर के अंदर आप देखते हैं WHO का रोल है, IMF का रोल है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। पाकिस्तान कोई एक डजन से ऊपर उनके साथ प्रोग्राम्स कर चुका है। इस वक्त भी वी आर करंटली इन $6 billion प्रोग्राम विद, जो कि बेसिकली रिस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम है IMF के साथ। वर्ल्ड बैंक का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है पाकिस्तान में, जितने डैम्स बनाए गए हैं या अभी भी कुछ छोटी मोटी हमारे प्रोजेक्ट्स में वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक है। सो बेसिकली आप यूजिंग योर डिप्लोमेसी फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसके फर्दर दो पिलर्स हैं कि आपकी बायलैटरल सोशियो इकोनॉमिक कोऑपरेशन और आपकी मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस के साथ जो एक कोऑपरेशन है फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, समझ आ गई है यहाँ पे। तीसरा है जनाब यूजिंग डिप्लोमेसी फॉर द पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर इशू अकॉर्डिंग टू द UN। UN की करारदाद के मुताबिक कश्मीर इशू का एक पीसफुल, जस्ट एंड फेयर, सॉरी इसके अंदर ये भी लिखें, जस्ट एंड फेयर एंड पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ, जस्ट फेयर एंड पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर इशू अकॉर्डिंग टू द रेजोल्यूशंस ऑफ यूनाइटेड नेशन। ये हमारी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स का एक हिस्सा है कि हमने कश्मीर का एक फेयर और जस्ट रेजोल्यूशन देखनी है। इसलिए आप देखते हैं कि आपकी UN के अंदर जितनी डिप्लोमेसी है, आपकी और बहुत सारे कंट्रीज के साथ ताल्लुकात का बिगड़ना या बेहतरी या सपोर्ट जो है OIC के अंदर जो आपकी रोल है और उसके नतीजे में जो आप सपोर्ट OIC से लेते आए हैं, predominantly that has always revolved around the support that you have got on Kashmir issue. Number 4 पे establishing a close working relationship with neighbors, major powers and Muslim world। देखें ये नंबर 4 पे है कि हम, ये भी हमारी फॉरेन पॉलिसी का एक मिशन है कि हम अपने नेबर्स के साथ एक क्लोज वर्किंग रिलेशनशिप में, वर्किंग रिलेशनशिप से क्या मुराद है कि there is a peace within the neighborhood, there's economic integration within the neighborhood, there's a cooperation over security, over human trafficking, over border security। इस किस्म की बेसिकली नेबर्स के साथ ताल्लुकात बेहतर करना इस वक्त हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारा नेबरहुड बड़ा वोलेटाइल रहा है। हमारे नेबरहुड में ताल्लुकात बेहतर नहीं रहे, एक्सेप्ट चाइना हमारे ताल्लुकात स्ट्रेंड रहे हैं, डिफिकल्ट रहे हैं। इसलिए अब हमारी एफर्ट ये है पिछले चंद सालों में, खासतौर पर पिछले 8-10 सालों में, कि हमने नेबरहुड में ताल्लुकात अपने बेहतर करने हैं। मेजर पावर्स, ऑफ कोर्स देखें, मेजर पावर्स को दुनिया में कोई भी कंट्री इग्नोर नहीं कर सकता। USA है, चाइना है, रशिया, और फिर हमारे रीजनल इश्यूज के पर्सपेक्टिव में तो हर तीनों ममालिक से हमारे ताल्लुकात इंपॉर्टेंट है। चाइना एक हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, रशिया इज इम्पोर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू सिक्योरिटी, न्यूक्लियर सिक्योरिटी, इरेडिकेशन ऑफ टेररिज्म इन अफगानिस्तान। USA की अपनी इंपॉर्टेंस है, अफगानिस्तान है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, सिक्योरिटी कोऑपरेशन है। सो ये भी एक हमारा। और तीसरा नंबर मैंने आपको बताया मुस्लिम वर्ल्ड, बिकॉज पाकिस्तान इज एन आइडियोलॉजिकल स्टेट, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी ये चीज लिखी हुई है, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी उसमें लिखे हुए है कि हम अपने मुस्लिम वर्ल्ड के साथ
हुकूमतें कोशिश करेंगी कि बेहतर दोस्ताना ताल्लुकात कायम करें। ठीक है, नंबर 4 पे हो गया। नंबर 5 पे है जनाब हमारा टू प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन ग्लोबल पीस एंड डेवलपमेंट। देखिए इससे क्या मुराद है, पाकिस्तान आल्सो बिलीव्स कि पाकिस्तान इज अ रिस्पांसिबल मेंबर ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी and it has all the credentials and all the capacities to play a positive role in the global peace and development, and that is reflected by the prominent role that Pakistan has always played at United Nations. Pakistan UN में एक बड़ा active player रहा है. Pakistan is one of the largest contributor of global peacekeeping missions of UN. The recent efforts on the part of Pakistan to play the role of facilitator in of striking a peace inside Afghanistan. Pakistan is also trying to play the role of facilitator between Iran and Saudi Arabia. Pakistan also complies with the international norms that leads to the establishment and strengthening of international law that promotes peace around the world. Pakistan also believes in respecting the international law, particularly related to the UN resolutions on Kashmir. ये है एक नंबर 5 पे. नंबर 6 पे क्या है, to take care of the interests and the rights of the Pakistani diaspora. पाकिस्तानी कम्युनिटी जो बाहर काम कर रही है, मुख्तलिफ ममालिक में स्टूडेंट्स हैं, कुछ काम करते हैं, उनके ख्याल रखना, उनके प्रॉब्लम्स को समझना, उनके इंटरेस्ट का ख्याल रखना, उनके राइट्स का ख्याल करना, जिसके लिए हमारे मिशन जो है वो दिन रात काम करते हैं. बिकॉज पाकिस्तान डायस्पोरा इज इम्पोर्टेंट not because they earn money and they contribute a major share in remittances, but it's also important because they are Pakistanis, they are citizens of the states. तो उनके ख्याल रखना, उनके हकूक का ख्याल रखना, उनके प्रॉब्लम्स को समझना, ये भी है. और नंबर 7 पे है जनाब टू प्रोजेक्ट अ सॉफ्ट इमेज ऑफ पाकिस्तान. टू प्रोजेक्ट अ सॉफ्ट इमेज ऑफ पाकिस्तान. आपको पता है कि पाकिस्तान has faced the challenge of projecting its soft image because पाकिस्तान का जो नेशनल इमेज है, इंटरनेशनल इमेज, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर वो खराब हुआ बिकॉज ऑफ टेररिज्म, बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी इश्यूज. 2015-16 तक बहुत ज्यादा खराब था. सो अगरचे वी हैव बीन एबल टू मेंड दैट इमेज, हम उसको कुछ बेहतर करने में कामयाब हुए हैं और वो कंटिन्यूस एफर्ट्स चल रही हैं थ्रू ऑफ कोर्स. उसके अंदर कौन कौन से टूल्स आप इस्तेमाल करते हैं, उसमें आप कन्विंसिंग, ठीक है, लोगों से बातचीत, डायलॉग्स, लोगों को अपने कल्चर की एग्जिबिशन, आपकी फूड की एग्जिबिशन, अपनी मूवीज के थ्रू, अपने म्यूजिक के थ्रू, अपनी क्यूजिन के थ्रू, मुख्तलिफ चीज़ होती हैं जिसके थ्रू आप अपना इमेज या फिर पाकिस्तान बाय अट्रैक्टिंग द टूरिस्ट फ्रॉम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड. आप यहाँ पर आते हैं, देखते हैं खूबसूरत जगह है, लोग मेहमान नवाज हैं, ये सारी चीजें हैं. ठीक हो गया. सो जनाब ये पाकिस्तान के 7 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं, की ऑब्जेक्टिव हैं जो इस वक्त हमारी रियासत फॉलो कर रही है, जिनको हम अचीव करना चाहते हैं.